अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है कि जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या रिज़ल्ट आता है। तो इससे पहले हम वेक्टर को स्केलर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर चुके हैं और वो आपने जो है वो जब वेक्टर के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था तब हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो आज यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे जब आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दो रिज़ल्ट हमारे पास आते हैं। एक वो जब आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर होता है वो एक स्केलर आता है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, आप उसको नाम देते हैं फिर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड वो जब आप एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और आपका जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर ही आए। ठीक है, तो उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इस लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट को या डॉट प्रोडक्ट को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। सबसे पहले, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर हों और हम उनको मल्टीप्लाई करें और आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या आए, वो एक स्केलर क्वांटिटी आए। ठीक है, जिसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो लेकिन डायरेक्शन की जो है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो। यानी दो वेक्टर्स को आप जब मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आए। तो ऐसा प्रोडक्ट जो है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या कहलाती है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और हम इसको जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। डॉट प्रोडक्ट इसीलिए इसको कहते हैं कि इनके दरमियान में हम डॉट डालते हैं। ठीक है, आपने वैसे नहीं लिखना, इनको लिखने का तरीका है, आपने डॉट डाल के लिखना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये जो ए बी है ये ए और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं डालना। और जो कॉज थीटा है ये एक्चुअली कंपोनेंट होता है एक वेक्टर का। ठीक है, जो कि दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हम लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली ये समझ लें कि थीटा जो है वो इन दोनों के दरमियान डायरेक्शन को जो है वो बताता है। तो चलें नेक्स्ट जो है वो हम मज़ीद समझते हैं कि जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ग्राफिकली तो हम उसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि दरमियान में जो है वो दोनों के एंगल थीटा है, क्योंकि ये हमारा जो है वो वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो हमारा वेक्टर कह लें बी जो है वो एक्स और वाई के दरमियान में है। ठीक है, तो सिंपली जो है वो आप इन दोनों की ये फार्मूला अप्लाई करके भी आप इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है, यानी जब ड्रॉ करते हैं तो क्या मतलब है कि एक वेक्टर तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक्स में है, लेकिन दूसरा वेक्टर जो है वो एक्स और वाई के दरमियान में है। इट मीन्स जब भी कोई वेक्टर एक्स और वाई के दरमियान में होता है तो आप उसके कंपोनेंट ड्रा करते हैं। तो इस बी को जब आप ऐसे कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो इस बी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट वो जो एक्स एक्सिस की फॉर्म में होगा जो कि बी एक्स कहलाएगा, और दूसरा कंपोनेंट वो जो वाई एक्सिस की फॉर्म में होगा जो कि बी वाई कहलाएगा। ठीक है, तो अब बी के तो दो कंपोनेंट बन गए, तो उन दोनों में से वो कौन सा कंपोनेंट होगा जो डॉट प्रोडक्ट में हमें हमारी हेल्प करेगा, जो हमें डॉट प्रोडक्ट देगा। यानी हमने ए को बी कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है या बी साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बी के दो कंपोनेंट बन गए ना, एक साइन थीटा बन गया, एक कॉस थीटा बन गया। तो हम ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो हम ए को बी के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ए की डायरेक्शन में होगा। अब देखें, ए जो है वो एक्स एक्सिस में है, वाई जो बी के है ना दो कंपोनेंट बन गए, एक तो इस डायरेक्शन में हो गया और एक इस डायरेक्शन में हो गया, ऐसे ही है ना। ये वाला कहलाएगा बी एक्स और ये वाला कहलाएगा बी वाई। तो अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ए के साथ, ए जो है वो ये है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट ए के साथ मिल के डॉट प्रोडक्ट देगा, तो वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में होगा। बस ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर कंपोनेंट ड्रॉ करें किसी एक वेक्टर के और दूसरा वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट ना हो और आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो, तो दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट आपको हेल्प करेगा, वो कंपोनेंट जो आपके पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, वो कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। यानी ए को बी कॉज ऑफ थीटा
इसीलिए इसकी फिजिकल मीनिंग में जो है वो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जहाँ पे ये कट करेगा वो क्या कहलाएगा, बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये जो कॉज ऑफ थीटा इसका मतलब है ए बी कॉज ऑफ थीटा, यानी बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में था, इसका ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद लाजमी तो नहीं है कि ए जो है वो एक एक्स में है और बी के आप कंपोनेंट ड्रा कर रहे हैं, आप ए के कंपोनेंट भी ड्रा कर सकते हैं। जब आपने ए के कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे ए कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय बी। अब बी के कंपोनेंट नहीं ड्रा हो रहे लेकिन ए के ड्रा हो रहे हैं, तो दोनों केसेस में जो है वो आप फिर इस तरह से, दूसरे केस में आप क्या लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। नेक्स्ट केस में आप क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसका मतलब ए के कंपोनेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो ये ए है तो इसका वो वाला कंपोनेंट जो बी के पैरेलल है या बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन जो है वो डाली है, तो वो ये वाला आएगा। जहाँ पे ये कट करेगा वो ए कॉज ऑफ थीटा जो है वो आ जाएगा। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, जब आप गिरा देते हैं ना ऐसे, तो जहाँ पे वो जाके कट करता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसको सिंपल यानी मैं आपको बताऊँ कि प्रोजेक्शन जो है वो आपने कैसे, प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। ये आपके पास एक वेक्टर है, आप कहते हैं ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, तो आपने ऐसे एक परपेंडिकुलर गिराया, ये पहले वेक्टर को जहाँ पे इसने कट किया जाके ये वाला जो है ये बी का प्रोजेक्शन है ए पे। ठीक है, अगर ए ऐसे कट करेगा तो ए का प्रोजेक्शन बी के, अगर बी कट करेगा तो बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। तो अब यहाँ पे इट मीन्स के दूसरे केस में हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल बी मल्टीप्लाइड बाय ए कॉज ऑफ थीटा, यानी ए का वो कंपोनेंट जो b की डायरेक्शन में था वो हमें देगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल में जो हमारा वर्क डन होता है वो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, यानी उसकी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो रिजल्टेंट आता है वो वर्क आता है, और वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आपने फोर्स F लगा के D डिस्टेंस तक जो है वो खींचा है। अब आप ये देखें D तो X में है, इसके तो कंपोनेंट ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो F है वो तो दरमियान में है, वो तो ना X में है ना Y में है, इसलिए आप F का प्रोजेक्शन जो है वो D के ऊपर ड्रा करेंगे। जहाँ पे जाके ये कट करेगा वो कहलाएगा F कॉज ऑफ थीटा, और वही देगा D के साथ मिलके आपका वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल होगी। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इससे रिलेटेड वर्क हम आगे पढ़ेंगे भी, तो इसलिए आपको यानी इसको याद रखना है। उसके बाद एक और भी है, पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स, कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होती हैं, मेन इसकी करैक्टरिस्टिक्स कितनी हैं और क्या होती हैं। सबसे पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है आप ए डॉट बी करें या आप बी डॉट ए करें तो दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए, सेम, बराबर, दोनों का रिजल्ट जो है वो बराबर आना चाहिए। कम्यूट कर दें, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। देखें बच्चों, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या आनी है, स्केलर। स्केलर इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड, तो आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जवाब तो 6 ही आना है। ठीक है, उसके लिए तो कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना, तो एक मैग्नीट्यूड आनी है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब स्केलर क्वांटिटी जस्ट मैग्नीट्यूड। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी रिजल्ट वही आएगा, आप बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी रिजल्ट वही आएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी वही आएगा, और ए बी कॉज ऑफ थीटा, यानी जो दोनों का रिजल्ट जो है वो एक ही आएगा। इट मीन्स के आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है या जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना वो ए बी कॉज ऑफ थीटा जो है वो आएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ए बी कॉज ऑफ थीटा, बी ए कॉज ऑफ थीटा, इन दोनों का कोई जो है वो फ़र्क नहीं है, तो ए और बी यहाँ पे इन्होंने मिस किया हुआ है, तो ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऐसे कर सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक स्केलर है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक स्केलर है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू पे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, चाहे आप पहले ए को मल्टीप्लाई कर दें बी के साथ या बी को आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल वही है, वेक्टर वाला वही है जो आपने पहले जो है वो हमने लिया हुआ है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जब वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है। अभी इसको आपने अच्छी तरह समझना है। अक्सर बच्चों को ना इसकी समझ नहीं आती, ना परपेंडिकुलर या पैरेलल वेक्टर की, तो आसान है, इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो देखें परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब एक वेक्टर एक्स में होता है और दूसरा वाई में होता है, याद रखें हमेशा। अब इसमें से देखें दोनों वेक्टर का कोई कंपोनेंट तो नहीं रहा होगा ना, क्योंकि एक एक्स में है एक वाई में है। दोनों के दरमियान जो थीटा क्या है वो 90 है। परपेंडिकुलर वेक्टर की दूसरी याद रखने वाली निशानी क्या होती है कि वो उनके दरमियान थीटा 90 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे 90 का है, और याद रखें कॉज 90 जो है वो क्या देता है, जीरो रिजल्ट देता है। कॉज 90 इज इक्वल टू जीरो, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। यानी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आता है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने तो ये कहा था पहले ही, मैंने आपको ये बताया था कि एक वेक्टर अगर x में होगा ना तो दूसरे वेक्टर का जो x कंपोनेंट होगा वही डॉट प्रोडक्ट देगा, वो दोनों मिलके डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे तो इस वेक्टर का कोई x कंपोनेंट है ही नहीं, समझो इसका x कंपोनेंट जीरो है, तो ये तो खुद y में है, तो इट मीन्स कि इसका डॉट प्रोडक्ट किसी सूरत जो है वो नहीं आ सकता। दूसरा, थीटा के हवाले से आप याद रख सकते हैं कि थीटा 90 है, तो कॉज 90 हमेशा जीरो आता है। उसके बाद यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आप ले सकते हैं। आपको यूनिट वेक्टर आपने 3 लिए हुए हैं। ये जो है वो आई एक्स की फॉर्म में होता है, ये एक्स एक्सिस वाला है। ये वाई जो है इसमें जे होता है, और जेड जो है ये ये जो होता है हमारे पास के, ये के जो यूनिट वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस में होता है। तो एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यूनिट वेक्टर के हिसाब से जो है वो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आई का जे के साथ निकालना है, जे का के साथ, क्योंकि हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं ना, तो एक्स का वाई के साथ आप लेंगे, वाई का जेड के साथ लेंगे, और फिर देखेंगे रिजल्ट जो है वो क्या आता है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर का हमने आई का जे के साथ लिया है। ठीक है, तो आई एक यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। जे भी एक यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। तो 1 कॉज 90, आपको पता है कॉज 90 जीरो है, तो यूनिट वेक्टर यानी आई का जे के साथ जो होगा, यानी क्योंकि आई एक्स के साथ होता है, जे वाई के साथ होता है, तो हमने कहा कि एक्स वाले वेक्टर का और वाई वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो वैसे ही जीरो आता है, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी हमने देख लिया कि जीरो आता है। तो इसी तरह से आप जे का के साथ निकाल सकती हैं, के का आई के साथ निकाल सकती हैं, ये आप खुद निकाल लेंगे। क्या करना है आपने, के डॉट जे लिखेंगे या जे डॉट के लिखेंगे, तो जे की भी मैग्नीट्यूड आपने 1 लिखनी है, के की भी, और जो कॉस थीटा होगा वो 90 होगा, तो वो जीरो होगा, तो बाकी पीछे मैग्नीट्यूड जितनी भी हो सारा कुछ जीरो हो जाएगा। इसलिए आप ये करेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं कि आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई बराबर है जीरो के, यानी यूनिट वेक्टर का एक दूसरे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है, एक दूसरे के साथ, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, या रिवर्स कर ले, ये जीरो आता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, आपको पैरेलल वेक्टर का पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जो एक दूसरे की डायरेक्शन में होते हैं। एक्स एक्स के साथ पैरेलल होगा, वाई वाई के साथ पैरेलल होगा, जेड जेड के साथ पैरेलल होगा, दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन। अब देख ले, जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ही सेम है तो जाहिर सी बात है उन दोनों के दरमियान थीटा क्या होगा, जीरो। थीटा एक वेक्टर से शुरू होकर दूसरे वेक्टर तक होता है। अब देखें एक वेक्टर भी वहीं पे है, दूसरा भी वहीं पे है, थीटा तो वहीं पे रह गया ना, जीरो हुआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 90 का निकाला था, एक वेक्टर से शुरू होकर थीटा दूसरे वेक्टर पे जाता है, इसलिए यहाँ पे 90 आ गया पिछले परपेंडिकुलर वाले केस में। तो यहाँ पे पैरेलल वाले केस में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और थीटा जो है वो क्या आता है, जीरो। जब थीटा जीरो आता है तो आपने ये याद रखना है कि कॉस 0 डिग्री बराबर आता है 1 के, कॉस 0 डिग्री बराबर आता है 1 के। यहाँ पे आप कॉस 0 डिग्री 1 पुट करेंगी तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। पैरेलल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑपोजिट, एक का मुंह इधर को है तो दूसरे का मुंह उलट हो जाएगा, एंटी, ठीक है, मुखालिफ। जैसे पैरेलल एक डायरेक्शन में था तो एंटी पैरेलल दूसरी डायरेक्शन में चला गया एक का वेक्टर। अब देखें एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, आपने एंगल कैसे बनाना है, एक से शुरू होकर दूसरे तक, तो ये क्या बनेगा, 180 डिग्री। और
cos 180 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अगर cos 0 जब पैरेलल थे, एक ही डायरेक्शन में थे, 1 के बराबर होता है, तो जो cos 180 जब वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, एक इधर को चला गया, एक इधर को चला गया, तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 के बराबर आता है। इस तरह भी आप याद रख सकती हैं कि cos 0 का अगर 1 आता है, वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, अब वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, तो कॉज की जो मैग्नीट्यूड है वो भी बदल दें, पहले +1 थी अब -1 कर दें, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आ गया A.B इज इक्वल टू -AB, ठीक है, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए। अच्छा, अब इसको आप यूनिट वेक्टर के हवाले से भी जो है वो निकाल सकती हैं। यूनिट वेक्टर के हवाले से आप कैसे निकाल सकती हैं, आप लिखेंगे I.I। अब I.I का जो है वो क्या होता है कि I भी x में ही है, दूसरा I भी x में ही है, तो इन दोनों के साथ जो है वो फिर क्या आ जाएगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो आएगा, ठीक है। I.I का 1 आएगा। I.I का 1 कैसे आएगा, I स्केयर cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा क्या है, 0, क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो I स्केयर I जो है उसकी भी वैल्यू 1 है, I स्केयर की वैल्यू 1 तो 1 ही हो जाएगी। cos 0 वैसे 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। I.I, J.J, K.K, इनकी वैल्यू क्या आती है 1, यानी ये एक और आइडेंटिटी जो है वो आप लिख सकते हैं, I.I इज इक्वल टू K.K इज इक्वल टू J.J इज इक्वल टू 1, यानी इन सब की वैल्यू जो है वो, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आता है इन द फॉर्म ऑफ द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद एक और इसकी है कैरेक्टरिस्टिक के सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो आप लोग लेते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट ले सकते हैं। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर का एक उसके साथ, यानी फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर ए है, तो इसी वेक्टर का इसी के साथ, तो सारी सी बात है दूसरा वेक्टर वो ए भी तो वहीं पे होगा, क्योंकि ए का हमने ए के साथ ही लेना है। जब ए का ए के साथ लेंगे तो ए स्केयर और ए स्केयर आ जाएगा। ए स्केयर यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी आपकी मैग्नीट्यूड आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ए का ए के साथ, इट मीन्स कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। अगेन थीटा जो है वो 0 आएगा और cos 0 जो है वो क्या आता है 1, तो यहाँ पे ए स्केयर जो है वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो उसके स्केयर के बराबर जो है वो आता है, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो जो भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है उसके स्केयर के बराबर आता है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज A.A। अब देखें ना, इसका स्केयर आ गया, ए का स्केयर जो है वो आ गया, तो ए का स्केयर है अंडर-रूट, तो स्केयर अंडर-रूट से कैंसिल, तो दोबारा वो ए वेक्टर ही आ गया ना, तो उन्होंने वो थोड़ी सी आइडेंटिटी लिखी हुई है। ये इसलिए होता है कि इससे रिलेटेड ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आ सकते हैं, तो फिर आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रख के करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारी करैक्टरिस्टिक जो है वो जो रह गई हैं वो हम कर लेते हैं। ये देखें, ये जो मैंने आपको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बताया था, वो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में जो है वो आई का आई के साथ इनका आपस में क्या आता है 1, और इनका एक दूसरे के साथ क्या आता है 0। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, की पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी जो का फार्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्केयर, इसमें आता है वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि इसके फार्मूले में वी आता है, तो फिर ये क्यों एक स्केलर क्वांटिटी है, वी स्केयर आ रहा है, और वी स्केयर जो है वो इसके बराबर होता है V.V के बराबर। V.V आप इसको लिख सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड की स्केयर के बराबर आता है। तो जब आप उसका स्केयर करेंगी तो जाहिर सी बात है इसका जो मैग्नीट्यूड आएगी वो एक स्केलर ही आएगी ना, फिर वो एक वेक्टर तो नहीं आएगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो क्या आता है, वो एक स्केलर आता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हालांकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी मौजूद है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, लेकिन इसके बावजूद काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसकी जो प्रूफ जो है वो ये आप दे सकते हैं अगर आपको कोई इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ आ सकता है तो। उसके बाद लास्ट में है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। अगर आपके पास वेक्टर है और दोनों वेक्टर के आपने कंपोनेंट लेने हैं, तब आप उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकती हैं। यहाँ पे आपके पास ए वेक्टर है उसके कंपोनेंट आ गए, यहाँ पे आपके पास बी वेक्टर है उसके कंपोनेंट आ गए। कंपोनेंट आपको लिखने आते हैं ना, तीनों लिखने हैं। ए एक्स का मतलब है एक्स की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, बी एक्स का, ए वाई का मतलब है वाई वाला, और ए जेड का मतलब है जेड वाला, यानी 3 है ना, एक वेक्टर है तो इसके तीनों यानी आपने कंपोनेंट जो है वो आपने ऐसे लिखने हैं कि तीनों कंपोनेंट जो है वो क्या है। इसी तरह से बी के लिख लिए। अब इनका आपने क्या लेना है A.B,
पीछे जो सारी करैक्टरिस्टिक हमने पढ़ी है ना, उनका यहाँ पे आपका एक किस्म का एग्जामिनेशन हो जाएगा कि आपको वो आती हैं कि नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे आपने जब आपने पहले आपने इस क्या करना है, आपने ए एक्स आई को लेना है और इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने ए वाई जे को लेना है, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने ए जेड के को लेना है, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसलिए हमारे पास 1 2 3 टर्म्स जो है वो हमारे पास आएंगे, सिंपल जैसे आप पहले 9th 10th में मल्टीप्लाई करते रहे हैं। लेकिन इस मल्टीप्लीकेशन में ये फ़र्क है कि यहाँ पे ए एक्स को आप जब बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगी तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने लिखना है आई डॉट आई, यानी आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह जब आई को जे के साथ करेंगी तो आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट। और वो आपको याद होना चाहिए कि आई का आई के साथ 1 आना है और आई का जे के साथ आना है 0। इस तरह से पहले आप ये 3 टर्म्स बनाएंगी। नेक्स्ट आप में जिसमें 0 आ रहा होगा उसमें 0 पुट करेंगी, जिसमें 1 आ रहा होगा उसमें 1 पुट करेंगी, और आपके पास रिजल्टेंट जो है वो ये एक हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी का। क्या आया हमारे पास, ए एक्स बी एक्स, एक्स कंपोनेंट दोनों के, वाई कंपोनेंट दोनों के और जेड कंपोनेंट दोनों के, ये हमारे पास बस बच गया। ठीक है, और ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, यानी इस ए डॉट बी की उन्होंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दी है, ए बी कॉज ऑफ थीटा ए किसके बराबर होता है ये। और यहाँ से आप वेक्टर का जो है वो क्या निकाल सकती हैं, एंगल भी निकाल सकती हैं। ठीक है, यानी कि क्या उनका रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर आपने मैग्नीट्यूड निकाल ली, उसके बाद एंगल निकाल सकती हैं। ए बी को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें और कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। आपके पास ये सारे कंपोनेंट अगर मौजूद हैं, ए और बी की आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों दो वेक्टर के दरमियान, अगर फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर दिए गए हैं, उनके कंपोनेंट दिए गए हैं, तो उनके दरमियान एंगल क्या है, इस फार्मूले की मदद से आप वो एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट क्योंकि दोनों वेक्टर के दरमियान डॉट है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट का जो है वो नाम देते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इनका जो रिजल्ट आता है, 2 वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है। मल्टीप्लाई होने वाले दोनों वेक्टर होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है। उसके लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम रिजल्ट देता है, स्केलर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम रिजल्ट देता है, कब मिनिमम देता है, वेक्टर पैरेलल हो तो क्या रिजल्ट आता है, वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्या रिजल्ट आता है, और 2 वेक्टर जो हैं वो उनके दरमियान ये थीटा है तो रिजल्ट क्या आता है। तो ये आपको यानी एक जो कंसेप्चुअल वे जो है आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो ये याद रहेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।